नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की सुर्खियों के साथ। नोटबंदी के बाद से अब तक 130 करोड़ रुपए की नकदी जब्त। कोलकाता में 33 लाख के नए नोटों के साथ 7 लोग गिरफ्तार। सभी आरोपी 9 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में। नोटबंदी से विदेशी राजनयिक भी परेशान। नकदी की किल्लत पर रूसी दूतावास समेत कई देशों ने लिखा विदेश मंत्रालय को खत। मॉस्को में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा। हो सकता है ब्याज दरों में कटौती का ऐलान। 0.25% कटौती की उम्मीद। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में रेल हादसा। पटरी से उतरे कैपिटल एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन। 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। इंडोनेशिया के आचे में शक्तिशाली भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 6.4 की तीव्रता। 18 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद से 130 करोड़ रुपए की नकदी और ज्वेलरी जब्त की है। वहीं 2000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर कानून के गंभीर उल्लंघन के 30 से ज्यादा मामलों को प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के पास भेज दिया है। आयकर विभाग के मुताबिक 8 नवंबर के बाद सीबीडीटी ने 400 से ज्यादा मामलों की जांच की थी। इसमें 30 मामलों को ईडी और सीबीआई को भेजा गया है। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और दूसरी एजेंसियां संदिग्ध लेन देन पर नजर रखे हुए हैं। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 33 लाख की नई मुद्रा के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोयला माफिया राजेश झा को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया सूचना के बाद एसटीएफ ने सोमवार रात छापेमारी करके विधान शिशु उद्यान सरनी से गुजर रही एक कार की तलाशी ली, जिसमें कई अवैध हथियार, गोला बारूद और 33 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। कोयला माफिया राजेश झा के साथ मनीष जोशी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी पर आपराधिक साजिश और अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय अदालत ने आरोपियों को 9 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रिजर्व बैंक ने बाजार में 100 रुपए के नए नोट लाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बाजार में पहले से चल रहे 100 रुपए के पुराने नोट भी चालू रहेंगे। इससे पहले आरबीआई ने 20 और 50 रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की थी और उनके साथ पुराने नोटों को चलन में बनाए रखने का फैसला लिया था। सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले के बाद रिजर्व बैंक बाजार से छोटे नकदी के नए नोट उतार रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि 4 महीने के अंदर देश भर में 10 लाख पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल लगाए जाएं। यह आदेश डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से दिया गया है। नोटबंदी के बाद पहली मौद्रिक नीति समीक्षा होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती कर सकता है। मंगलवार से शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक के खत्म होने के बाद नई नीति का ऐलान होगा। मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के बाद आरबीआई द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक नोटबंदी के असर को काबू करने के लिए रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। हालांकि आर्थिक मामलों के जानकार और कुछ बैंकर रिजर्व बैंक से 0.5% कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक का मानना है कि महंगाई दर भले ही काबू में हो, लेकिन आरबीआई तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा। सरकार के इस फैसले के बाद अक्टूबर में मुद्रास्फीति में भी गिरावट आई है, जो नवंबर में और नीचे जा सकती है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एमपीसी की ये दूसरी बैठक है। इससे पहले अक्टूबर में हुई बैठक में 0.25% की कटौती की गई थी। रिजर्व बैंक जनवरी 2015 से अब तक रेपो रेट में 1.75% की कटौती कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार को उम्मीद है कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट की कुल राशि बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया के मुताबिक इस फैसले के बाद बैंकों में जमा राशि अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। राजस्व सचिव ने कहा कि सरकार की कालेधन के
छोटी से छोटी रकम पर भी नजर है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर तक 8,44,000 करोड़ रुपए की रकम बैंकों में जमा हो चुकी है। सरकार को बड़े नोट बंद करने के फैसले के बाद निकासी के लिए तय की गई सीमा को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रूस के दूतावास ने इस मामले में कड़ा एतराज जताते हुए विदेश मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है और जल्द से जल्द परेशानी को सुलझाने की मांग की है। रूस ने भारत सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद नकदी की कमी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और राजनयिक स्तर पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। नकदी की किल्लत से जूझ रहे दूतावास का कहना है कि इसके चलते उसके कामकाज पर असर पड़ रहा है। रूस चाहता है कि सरकार इस परेशानी का जल्द से जल्द कोई समाधान करे। रूसी राजदूत अलेक्जेंडर कदाकिन की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में मांग की गई है कि राजनयिकों के लिए पैसे निकालने की सीमा को बढ़ाया जाए। पीटीआई के मुताबिक दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि अगर उनकी दिक्कत दूर नहीं हुई तो रूस की सरकार मॉस्को में तैनात भारतीय राजनयिक को तलब कर सकती है। इतना ही नहीं, रूस में तैनात सभी राजनयिकों के लिए भी पैसा निकालने की सीमा तय करने की बात भी कही गई है। विदेश मंत्रालय ने मामले को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है। दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में करीब 200 लोग काम करते हैं। नोटबंदी के बाद दूतावास के लिए हफ्ते में 50,000 रुपए निकालने की सीमा तय की गई है। रूस के अलावा यूक्रेन और कजाकिस्तान की ओर से भी विरोध दर्ज कराया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 जनवरी को उन्हें 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाएंगे। वो 4 अगस्त 2017 तक इस पद पर रहेंगे। जस्टिस खेहर ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे कई अहम मामलों में ऐतिहासिक फैसले सुनाए। जस्टिस खेहर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने उनके नाम की सिफारिश की। उत्तराखंड में निचली अदालतों के 3 जजों को खराब आचरण के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केएम जोसेफ ने जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की है। दरअसल एक गुमनाम शिकायत में इन जजों के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नरेंद्र दत्त ने इन मामलों की जांच की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर हल्द्वानी श्रम न्यायालय की प्रिसाइडिंग अफसर नीतू जोशी, उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी के संयुक्त निदेशक प्रदीप कुमार मणि और हल्द्वानी के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दुर्गा को निलंबन के आदेश दिए गए हैं। बिहार के राजेंद्र नगर से असम की गुवाहाटी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोच और इंजन बीती रात पश्चिम बंगाल में पटरी से उतर गए। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। ये दुर्घटना पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में शमुक्तला रोड स्टेशन के पास रात करीब 9 बजे हुई, जो कोलकाता से करीब 720 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य यात्रियों को सुरक्षित गुवाहाटी पहुंचाने के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। 20 नवंबर को इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे उत्तर प्रदेश के कानपुर में पटरी से उतर गए थे, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को मंगलवार को आखिरी विदाई दी गई। चेन्नई के मरीना बीच पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर गणमान्य लोगों के साथ उनके लाखों समर्थक मौजूद थे। नम आंखें और चेहरों पर मायूसी। मंगलवार को चेन्नई में हर तरफ यही मंजर था। दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को आखिरी विदाई देने जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से जयललिता को आखिरी विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जयललिता के राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्रन की समाधि के पास ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर मरीना बीच पर कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। इससे पहले जयललिता का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए राजाजी हॉल में रखा गया था, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। She had a wonderful mastery over facts and theories. She is a fighter. Until the last moment, she fought against the cruelty of disease and sufferings. All other battles she won. But perhaps everybody is to lose one battle, and she has lost that. I pay my respectful homage to her. जयललिता का सोमवार रात 11:30 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। उन्हें 22 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार शाम जयललिता को दिल का दौरा पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगलवार को संसद में भी जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि देश ने एक दिग्गज नेता और योग्य प्रशासक खो दिया है। जयललिता ने 1984 से 1989 तक राज्यसभा में तमिलनाडु से प्रतिनिधित्व किया। उधर लोकसभा में भी श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यवाही शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जयललिता के निधन की जानकारी सदन को दी। सभापति ने राजनीति जगत में उनके योगदान को याद किया। I refer with profound sorrow to the passing away of Ms. J. Jayalalitha, a former member of this House and Chief Minister of Tamil Nadu, on the 5th of December 2016 at the age of 68 years. In the passing away of Ms. J. Jayalalitha, the country has lost a prominent leader, a distinguished parliamentarian, and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Ms. J. Jayalalitha. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. सदन में मौन रखा गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जयललिता 2 महीने से भी ज्यादा समय से चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती थी। रविवार शाम को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद सोमवार रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश की राजनीति में जयललिता की अहम भूमिका थी। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें किस तरह याद किया। इस देश की वह कद्दावर नेता थी और तमिलनाडु में तो उनकी बेहद लोकप्रियता थी और मैं मानता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स में एक आइकन के रूप में वह इमर्ज होकर आई थी। जयललिता जी बहुत ही लोकप्रिय रहे और गरीबों का मसीहा माना जाती थी। Jayalalitha ji created a brand Amma politics, a new brand of politics, but center of which was always poor people, and therefore she was a fighter till the end. एक प्रतिभाशाली और गरीबों की मसीहा जो थी, ऐसी नेता का अवसान हुआ है, ये देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। She's a very versatile woman and worked very hard for women upliftment. Impacts are more in Tamil Nadu, but a very versatile person. बेबी टू क्रेडल जो उनकी स्कीम थी या अम्मा कैंटीन स्कीम थी, जो दबे कुचले जरूरतमंद लोगों के लिए जो उन्होंने स्कीमें चलाई, आज उनको तमिलनाडु के लोग ही नहीं लेकिन देश के लोग सब इस दुख की घड़ी में अपने उधर के भाइयों बहनों के साथ खड़े और याद करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाते से महिलाओं की मजदूरों के लिए उन्होंने 34 हफ्ता जो है उसने बढ़ाई। वैसे ही जो है जितने भी महिला मजदूरों के बारे में, महिलाओं के बारे में खास करके उन्होंने बहुत से स्कीम भी निकाली। लोग हृदय में उनका स्थान लेकर ही काम करते थे। असामान्य व्यक्तित्व और लोकप्रिय नेतृत्व और गरीब जनता के प्रति संवेदनशीलता और प्रेम,
ये उनकी राजनीति की विशेषता रही है। और आइए सुनते हैं राजनीतिक दलों के नेताओं ने जयललिता को किस तरह से याद किया। Is an iron lady. Whatever she feels correct, she will always, in spite of all opposition, stand by the decision. उन्होंने राजनीति में भी और फिल्म इंडस्ट्री में भी एक नाम बनाया। बड़ी कल्चर्ड वुमेन थी और अपने डिसीजन के लिए, अपने फैसले के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मशहूर थी। एक प्रो पुअर प्रोग्राम देने में वो बहुत ही यशस्वी रही। जो धैर्य एक महिला होके उस जगह उन्होंने बताया, तो ये बड़ा प्रशंसनीय है। She was a born fighter, extremely talented administrator, and someone who captured the imagination of millions and millions of people. She has been a member of the Legislative Assembly for 7 times, twice as opposition leader and 5 times as chief minister, which is unbelievable. And of course, she has come across too many number of trials and very much of miseries. As a single person, she withstood everything. कि कितनी ही समस्या पैदा होगी, ये समस्या से रास्ता निकलने के लिए वो हमेशा कामयाब होगी। और इसलिए चाहे इतनी मेहनत करने की तैयारी उन्होंने हमेशा रखी थी। बहुत संतुलित यानी बैलेंस पर्सनैलिटी थी और कई भाषाओं पे उनका एकाधिकार था। She was a very popular leader, efficient administrator, and at a very relatively young age, her going away is actually a big loss for Indian politics. ऐसा एक पॉपुलर, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, एफिशिएंट ऐसा एक लीडर, ये तो बिग लॉस है। और उन्होंने तमिलनाडु की जनता का बहुत सेवा किया है और देश के हर बड़े उलझन जो सवाल होते थे, जयललिता जी के राय का बहुत महत्व दिया जाता था। A lot of people think in a different way that actors cannot be good politicians, but she defied everyone and she proved herself and she made her own special position in the heart of millions of people, and she was a national leader, I can say, not just confined to Tamil Nadu. और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार, ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस फैसले से पूरा देश कतार में खड़ा है। मंगलवार को लखनऊ में पार्टी की रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों को गुमराह करती रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर मंगलवार को लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने रैली की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की 90% जनता को फकीर बनाकर कतार में खड़ा कर दिया। मायावती ने कांग्रेस पर दलितों और मुस्लिम की अनदेखी का आरोप लगाया और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। सपा सरकार द्वारा केवल अपने सपा परिवार के मनोरंजन के लिए ही हर वर्ष अपने गृह जनपद में अकेले सफाई महोत्सव को मनाने पर ही प्रदेश की गरीब जनता का जो करोड़ों रुपया काफी बेदर्दी से पानी की तरह बहा दिया जाता है। रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि विरोधी पार्टियां बाबा साहेब को लेकर भ्रम फैलाती हैं, दलितों और पिछड़ों के बीच फर्क पैदा करती हैं। मायावती ने बीजेपी पर समाज को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब में अकाली दल के 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
वाघा पुराना से विधायक महेश इंदर सिंह और निहाल सिंह वाला सीट से एमएलए राजविंदर कौर ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। इससे चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। विधायकों को पार्टी में शामिल किए जाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इससे कांग्रेस को आगामी चुनाव में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों नेता बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं विधायकों ने कहा कि उन्होंने हमेशा अकाली दल के लिए वफादारी से काम किया, पार्टी ने उन्हें अहमियत नहीं दी। शिरोमणि अकाली दल ने इन दोनों नेताओं को इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया था। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कार्रवाई या अभियान के दौरान मौत होने पर सुरक्षाकर्मी को शहीद घोषित नहीं किया जाता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने इसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को बताया कि अगर कोई जवान किसी ऑपरेशन के वक्त मारा जाता है तो उसके लिए शहीद जैसा शब्द सेना में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स के कर्मी भी अगर किसी अभियान या कार्रवाई में मारे जाते हैं तो ऐसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता है। हालांकि गृह राज्य मंत्री का कहना है कि मारे गए जवानों के परिवार या करीबी संबंधी को नियमों के अनुरूप पूरी पेंशन और एक मुश्त अनुग्रह राशि दी जाती है। पाकिस्तान ने इस साल नवंबर तक 437 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मंगलवार को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने बताया कि संघर्ष विराम के उल्लंघन की वजह से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से 27,500 लोगों को अस्थायी तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय निवासियों को भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की गई कार्रवाई के बाद हटाया गया है। इनमें से करीब 6,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि बाकी लोग अपने सगे संबंधियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। नौसेना के बेड़े में शामिल जंगी जहाज आईएनएस बेतवा के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। युद्धपोत को सीधा करने और मरम्मत के बाद दोबारा बेड़े में शामिल करने का निर्देश भी दिया गया है। मंगलवार को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। 3,850 टन वजनी बेतवा जहाज सोमवार को मुंबई के नौसेना गोदी पर पलट गया था। इस हादसे में नौसेना के 2 कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि 15 अन्य घायल भी हुए थे। आईएनएस बेतवा युद्धपोत गाइडेड मिसाइल तकनीक से लैस है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। दिल्ली में 81 ट्रेनें देर से चल रही हैं और 3 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। वहीं 40 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई और रास्ते बदले गए, जबकि 6 उड़ानों को रद्द किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी लोगों को कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में सुबह लोगों ने आंखें खोली तो धुंध की चादर में लिपटा पाया। दिखाई नहीं दे रहा, मौसम ज्यादा खराब है, धुंधलापन हो रहा है, गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। आगे मतलब वो बहुत तगड़ी है, परेशानी हो रही है। गाड़ी में लाइट जला के चलाना पड़ता है, इंडिकेटर चला के चलाना पड़ता है। कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ रहा है। दिल्ली में 81 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली तो 21 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। वहीं 3 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली एयरपोर्ट का भी रहा। कोहरे की वजह से 40 इंटरनेशनल और घरेलू उड़ानों में देरी हुई और रूट बदले गए। वहीं 6 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। लुधियाना जाना था, ट्रेन लेट है, कम से कम 2.5-3 घंटा लेट है। ट्रेन 6:40 की थी और अभी बता रहे हैं 8:30 बजे की ट्रेन है। फॉग ही बता रहे हैं, फॉग ज्यादा है, बहुत ज्यादा। शाम को बता रहे थे 11 घंटे, अभी फिर नेट पे देखे तो 11 बजे दिन को बता रहे हैं। कोहरे से अभी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 दिसंबर तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कोहरा छाया रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व राज्यसभा सांसद और जाने माने पत्रकार चो रामास्वामी का निधन हो गया है। 82 साल के रामास्वामी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में सुबह 4:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। चो रामास्वामी 1999 से 2005 तक राज्यसभा सांसद रहे। उन्हें अभिनेता और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। वो तमिल पत्रिका तुगलक के संपादक भी रहे। चो रामास्वामी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया है।
और अब अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इंडोनेशिया के आचे प्रांत में आज सुबह आए शक्तिशाली भूकंप में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। इसकी वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। लोग घरों से निकलकर खुली जगहों की ओर भागने लगे। इससे पहले भी 2004 में आचे प्रांत में 9.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस के गृह मंत्री बर्नार्ड केज़ुनोव को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो मैनुअल वॉल्स की जगह लेंगे, जिन्हें अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोशलिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। केज़ुनोव ने बीते 2 साल के दौरान फ्रांस में हुए जिहादी हमलों के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई की निगरानी की थी। इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। लीबिया सेना के सिरते शहर को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। सुरक्षा बलों के प्रवक्ता के मुताबिक शहर की सभी इमारतों को कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों IS आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इसके अलावा दर्जनों आतंकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि इस दौरान नागरिक भी हताहत हुए। पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के गृहनगर सिरते पर 2015 में IS आतंकियों ने कब्जा कर लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए लीबियाई सेना ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से अभियान चलाया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। नोटबंदी के बाद से अब तक 130 करोड़ रुपए की नकदी जब्त। कोलकाता में 33 लाख के नए नोटों के साथ 7 लोग गिरफ्तार। सभी आरोपी 9 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में। नोटबंदी से विदेशी राजनयिक भी परेशान। नकदी की किल्लत पर रूसी दूतावास समेत कई देशों ने लिखा विदेश मंत्रालय को खत। मॉस्को में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा। हो सकता है ब्याज दरों में कटौती का ऐलान। 4.25% कटौती की उम्मीद। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में रेल हादसा। पटरी से उतरे कैपिटल एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन। 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। इंडोनेशिया के आचे में शक्तिशाली भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 6.4 की तीव्रता। 18 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।